नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बीच में और बस 2 ही दिन उसके बाद देश के राजधानी दिल्ली में उठने वाला है भयंकर पॉलिटिकल तूफान। जिस तूफान के सामने कांग्रेस से लेकर सारे जो विरोधी दल है, स्पेशली जो आंचलिक शक्ति है, वो दबने वाला है। उनका जो भविष्य है वो खतरे में हो सकता है। लेकिन लेकिन ये जो इक्वेशन है, इसको मिलाने के लिए बहुत ही पापड़ बेलना पड़ रहा है एनडीए को। नरेंद्र मोदी जी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी का जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट आने वाला है। और एक बार इस परीक्षा में वो सफल हो जाते हैं तो अगले 20, 30, 50 साल तक इस भाजपा को भारत के राजनीति से हटाने के लिए कोई शक्ति बचेगा ही नहीं। और इसलिए बहुत ही गहरी संकट में है ऑपोजिशन। इसको रुकाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहा है। तो इसके मतलब ये जो इक्वेशन है ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ये इतने सब कुछ होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन के सफर में आ रहा है अमित शाह जी। और इसमें ही यह प्रकट हो जाता है कि ये जो इक्वेशन होने वाला है इसमें बंगाल का कितना अहम भूमिका है। और ऐसे भूमिका में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ का मुख्यमंत्री माननीय शुवेंदु अधिकारी जी के साथ आ रहा है। इसलिए अमित शाह जी खुद आ रहा है बंगाल में। अगर उनका ऑफिशियल टूर देखा जाए तो यहाँ पर पहले वो नॉर्थ बंगाल में आ रहा है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारी मीटिंग करेंगे। नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ करेंगे। उसके बाद कलकत्ता आएंगे और कलकत्ता में वहाँ पर अमूल का जो बड़ा फैक्ट्री लगने वाला है उसका शुभ उद्बोधन करेंगे। लेकिन उसके बाद पुलिस के साथ भी बहुत बड़ा मीटिंग है। ये तो सारे ऑफिशियल चीज़ है। लेकिन सच में क्या इसके लिए अमित शाह जी वेस्ट बंगाल आ रहे हैं? अमित शाह जी वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, इसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बीजेपी के अंदर हो रहा है। नंबर 1 चेंज यहाँ पर 31 जुलाई के अंदर पूरे के पूरे सांगठनिक जो चेंज है वो वाला चीज होने वाला है। यहाँ पर भाजपा का 43 सांगठनिक डिस्ट्रिक्ट है, सारे का जिला सभापति चेंज होने वाला है। और उसके मतलब पूरा संगठन ऊपर से नीचे तक चेंज हो जाएगा, जो लेकर ऑलरेडी भाजपा के अंदर बहुत ही हलचल मच गया है। लेकिन इसमें अमित शाह जी का जो इंटरनल टिप्स है वो बहुत गहरी भूमिका रखेंगे। इसलिए कि अमित शाह जी आ रहे हैं क्योंकि ये जो चेंज होने वाला है ये 2029 का जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ही होगा। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाला है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और वो भी डिलिमिटेशन के साथ, जहां पर महिला संरक्षण भी वहां पर इंपोर्ट होने वाला है। तो इसके मतलब बहुत सारे फैक्टर यहां पर है। संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो ये सारी चीज नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो चीज के बाद मैं कर रहा हूं ये तभी पॉसिबल होगा जब ये मनसून सत्ता में ये सारे बिल पास होने वाला है। और वहां पर इक्वेशन जहां पर आके रुक गया है वहां पर बंगाल का भूमिका बहुत ही अहम होने वाला है। आपको मालूम है जब भी वेस्ट बंगाल में यहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो ममता बनर्जी के हाथ छोड़ के 20 सांसद अलग से एक गोट बना लिया और उस गोट ने एक नए पार्टी एनसीपीआई को ज्वाइन कर लिया, जो एनसीपीआई एनडीए को समर्थन करने वाला है। लेकिन वो समर्थन मिलने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो इक्वेशन है वो पूरी तरह फुलफिल नहीं होने वाला है। और इसलिए फिर से क्या बंगाल फोकस में आ रहा है। दूसरी बात ये यहां पर और भी तेज हो गया है, जहां पर हम देखते हैं राज्यसभा का 3 सांसद पहले ही तो इस्तीफा दे चुके थे। उनका जो बाई इलेक्शन हुआ उनको ही फिर से टिकट दिया भाजपा ने, जहां पर भाजपा का प्रदेश सभापति समीक भट्टाचार्य जी ने क्लियरली बोल दिया था कि तृणमूल से किसी को भी नहीं लेंगे। लेकिन ये देश के लिए, ये देश के सुरक्षा के लिए और ये देश के भविष्य के लिए इतना बड़ा बयान देने के बाद भी समीक भट्टाचार्य जी को अपने बयान से हटना पड़ता है सेंट्रल लीडरशिप के ऑर्डर से, और उन तीनों को टिकट दिया जाता है। वो 3 फिर से राज्यसभा का सांसद बनते हैं, जो लेके भाजपा कर्मी समर्थक के अंदर ही बहुत सारे सवाल उठ रहा है। लेकिन वहां पर भी ये इक्वेशन रुकता नहीं है। हम देखते हैं 4th जो सांसद है कोयल मल्लिक एक्ट्रेस, वो भी रेजिग्नेशन देता है और उसके बाद तुरंत भूपेंद्र यादव जी के घर पहुंच जाता है। वहां पर जाके दोनों का बैठक होता है। इसके मतलब ये तो तैयार हो गया कि कोयल मल्लिक फिर से भाजपा का टिकट में राज्यसभा में जाने वाली है। तो यहां पर ही क्या इक्वेशन खत्म हो जाता है।
देखिए, ये जो चीज होने वाला है, ये सारे बिल जो आएंगे उसमें हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। और वो अगर करना है तो जो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा का सांसद संख्या होगा उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली दिखा जाए तो नहीं है। और उस इक्वेशन को मिलाने के लिए इतना सारे पापड़ बेला जा रहा है। अगर अब राज्यसभा का इक्वेशन देखिए तो ये इक्वेशन इतना टफ नहीं होगा। 245 सीट्स है, जिसमें से 2/3 मेजोरिटी के लिए 164 सीट्स का जरूरत है। ऑलरेडी एनडीए के पास अभी जो नंबर है वो है 152। और इस बात में ये सुनाई दे रहा है कि डीएमके तो यहां पर सपोर्ट करने वाला है, तो उनका 8 सांसद जो राज्यसभा में है उनका भी सपोर्ट मिलने वाला है, वो भी यहां पर सपोर्ट करने वाला है, तो उनका 4 सांसद भी यहां पर जोड़ लिया जाता है। तो 152 + 8 + 4 यहां पर तो ऑलरेडी 164 में ये लोग पहुंच जाता है। ऊपर से और 3 पार्टी है जिसका संसद का सपोर्ट मिलने का भी इक्वेशन यहां पर चालू हो जा रहा है। बीजेडी का 5 सांसद है, उनका सपोर्ट भी शायद ये बिल पास कराने के लिए मिलने वाला है। ऊपर से एनसीपी जो शरद पवार का पार्टी है उनका भी सपोर्ट आएंगे, और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे का, उनका भी एक सांसद का सपोर्ट आने का चांसेस है। तो कुल मिलाकर ये जो नंबर है 171 में पहुंच जाता है, जहां पर नंबर का जरूरत है 164। तो राज्यसभा का इक्वेशन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है लोकसभा में। कैसे प्रॉब्लम हो रहा है आपको मालूम है? लोकसभा में भाजपा और एनडीए सब कुछ मिला के उनका सीट साइज 293। यहां पर एनसीपीआई जो तृणमूल का फ्रैक्शन निकल के आए हैं काकोली घोष दस्तीदार सुदीप बनर्जी के नेतृत्व में, उनका 20 सांसद का सपोर्ट मिलता है, तो वो नंबर पहुंच जाता है 313 में। और ऊपर से सपोर्ट आने का चांसेस है डीएमके से। स्टैलिन जब ये पहले बार बिल आए थे तो काला पोशाक पहन के वहां पर संसद में आए थे, और तब उनके साथ कांग्रेस का दोस्ती बहुत ही गहरा था। और वहां पर जब बिल लाया गया था तो उस बिल को जलाया गया था। लेकिन इस डीएमके अभी तमिलनाडु के सत्ता से बाहर हो गया है, और वहां पर जो उनका ओपोजिशन सत्ता में आ गया वहां पर कांग्रेस सपोर्ट कर दिया, तो वो जो इक्वेशन है पूरा चेंज हो गया। स्टैलिन को भी अभी देखना पड़ रहा है कि उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किसके साथ जाना जरूरी है, और वहां पर एक ही नाम उनके दिमाग में आ रहा है, वो है एनडीए। और यहां पर उनका जो कंडीशन है शायद वो भाजपा मान लेंगे कि ये अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है डिलिमिटेशन के साथ, तो 50% एकदम फ्लैट सारे स्टेट का जो नंबर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा। शायद उसमें राजी भी हो जाएंगे, और अगर वो हो जाता है तो डीएमके का 22 सांसद का सपोर्ट वहां पर मिल जाता है, तो नंबर पहुंचते हैं 335 पर। ऊपर से वाईएसआरसीपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिलाकर 4 और 1 सांसद 5 सांसद होता है, तो नंबर पहुंच जाता है 340 में। और उसके ऊपर शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का गुट था वहां से 6 सांसद अभी आ गया है एकनाथ शिंदे के साथ, तो वो 6 सांसद का सपोर्ट मिला लेता है, तो नंबर पहुंच जाता है 346। और यहां पर इक्वेशन को और भी तगड़ा बनाने के लिए शरद पवार का जो एनसीपी वाला पार्ट है उनको भी एनडीए में लेने के लिए बहुत मीटिंग हो रहा है, और ये लेके बहुत चर्चा भी हो रहा है। आपको मालूम है अजित पवार अलग से गुट बना लिए थे, लेकिन अजित पवार का डेथ के बाद उनकी बीवी सुनेत्रा पवार उनके हाथ में पार्टी के सत्ता जाते हैं। लेकिन वहां पर सुनेत्रा पवार के साथ 2 नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, इनका जो विवाद है वो चर्चा में होता है। ये लोग देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र का माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ मीटिंग करते हैं, और वहां पर चर्चा और भी गंभीर हो जाता है। क्या शरद पवार वाला गुट और सुनेत्रा पवार वाला जो गुट है दोनों एक साथ मिलने वाले हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला है उनके साथ शरद पवार का बैठक हो जाता है, और वहां पर उस मीटिंग के बाद सुप्रिया सुले जो शरद पवार का बेटी है उन्होंने बोल देता है कि 50% अगर फ्लैट सारे स्टेट में बढ़ाया जाता है तो उनका सपोर्ट इस बिल के लिए शायद होंगे। और ये बयान बहुत ही चौंकने वाला है, क्योंकि शरद पवार का जो ग्रुप था वो पहले दिन से ही इसका विरोध में थे। तो वहां पर अगर ये 180 डिग्री टर्न होता है तो इसके मतलब वहां पर कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर वो शरद पवार वाला 8 सांसद यहाँ पर सपोर्ट करता है तो नंबर पहुंचता है 354 में। लेकिन अभी जो नंबर चाहिए भाजपा को, एनडीए को, वो नंबर है 360। तो ये 360 नंबर से बस 6 नंबर पीछे रह जाता है। इसके मतलब राज्यसभा में इतने कुछ करने के बाद, राज्यसभा में पूरा नंबर आ जाने के बाद क्या लोकसभा के लिए ये सारे बिल रुक जाएंगे?
और यहाँ पर ही अहम भूमिका आते हैं बंगाल एक्सप्रेस का, यहाँ पर ही अहम भूमिका निभाते हैं शुभेंदु अधिकारी जी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो तृणमूल कांग्रेस का 20 सांसद पार्टी के साथ डिस्टेंस बनाया और अलग से गुट बना के एनसीपीआई में ज्वाइन कर गया, उसके बाहर जो 9 सांसद है, ऐसे देखा जाए तो शायद वो कभी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। कौन कौन अभी बचा है? महुआ मैत्र है कृष्णनगर से, दमदम से सौगत राय है। दोनों ही बोल दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ ही है, उनके साथ ही रहने वाले हैं और वहां पर किसी भी हालत में ये दूसरे पार्टी में नहीं जाने वाला है, एनडीए को सपोर्ट नहीं करने वाला है। उनके पास भी ऑफर था और महुआ मैत्र तो एकदम बहुत बड़ा वोकल है ये भाजपा के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। तीसरे नाम आता है प्रतिमा मंडल जयनगर से। पहले उम्मीद था शायद प्रतिमा मंडल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बाद में प्रतिमा मंडल ने भी क्लियर कर दिया कि नहीं, उनको भी नहीं ज्वाइन करना है। फिर नाम आता है अभिषेक बनर्जी, जिनके नाम लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर ममता बनर्जी के पास एक ही एमपी बचता है, उनका नाम अभिषेक बनर्जी होगा। उसके बाद आता है साजदा आमिद, उलूवेरिया का एमपी है, लेकिन ये साजदा आमिद पूरा चुप बैठी है। तो ये क्या करने वाला है, ये लेके सवाल उठ रहा है। कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर, वो भी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट भोकल है और अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। तो कल्याण बनर्जी के नाम के सामने भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगले 2 सांसद है बर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट उनके विरोध करते हुए ही भाजपा छोड़े थे, क्योंकि वहां पर जो वो करना चाहता था वो उनको मौका नहीं मिल रहा था। और इसके बाद जो नाम बचता है वो है आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा। तो इसका मतलब 3 जो नाम है, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद, ये 3 नाम को छोड़ के बाकी 6 नाम में कुछ चर्चा होगा। ये 6 नाम में इसलिए चर्चा हो रहा है क्योंकि देखिए मिसिंग जो संसद का नंबर है 354 से 360 तक पहुंचने के लिए, वो नंबर है 6 और यहां पर 6 सांसद ऐसे बचते हैं जिसके साथ थोड़ा बहुत चांस तो बनेगा। क्यों यहां पर ये इतने सारे चीजें की बात चल रहा है? क्योंकि देखिए कोयल मल्लिक के ये जो होने वाला था राज्यसभा का सांसद, वो तो ऑलमोस्ट तैयार था। जब ये 3 सांसद ने रेजिग्नेशन दिया था तभी शायद कोयल मल्लिक भी रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन वो तब देश के बाहर थे और इसलिए ईमेल के थ्रू उसने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो इसलिए वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ। लेकिन ये तो ऑफिशियल रीजन दिखाया गया, एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। क्या था एक्चुअल रीजन? अगर 4 सांसद का एक साथ इस्तीफा गृहीत हो जाते थे तो वो 4 आसन में इलेक्शन बाई इलेक्शन एक साथ करना पड़ता था और जो एमएलए का हिसाब से यहाँ पर राज्यसभा का सांसद चुना जाता तो वहां पर मुश्किल ये हो जाते थे, 3 सीट तो भाजपा को मिलने वाले थे लेकिन 1 सीट तो ये टीएमसी वाले के पास चले जाते थे। इसलिए रुका रुका के ये रेजिग्नेशन हो रहा है और यहाँ पर जब पार्टी के कर्मी समर्थक इसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा है फिर भी इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, तो इसके मतलब कुछ तो इक्वेशन वहां पर चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोयल मल्लिक के बाद ही ये इक्वेशन रुक जाएगा ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता है। अभी एक ऑडियो कॉल वायरल हो गया जहां पर यह बोला जा रहा है कि और एक माइनॉरिटी सांसद है राज्यसभा का टीएमसी का जिसके साथ बातचीत चल रहा है। तो इसका मतलब जो भी बचा खुचा राज्यसभा का सांसद है उनको भी भाजपा में शामिल करने के तरीका ढूंढा जा रहा है और कोई ना कोई रास्ते तो वहां पर निकल ही आएंगे। लेकिन जब राज्यसभा में इतना एफर्ट दे रहा है, वहां पर लोकसभा का इक्वेशन तो ये बोल रहा है कि कुछ भी कर ले वहां पर 360 तक पहुंचने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके बाहर जो पार्टीज है या तो वामपंथियों है या तो समाजवादी पार्टी है या तो कांग्रेस है जिसमें तोड़ फोड़ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इतने सब पापड़ बेलने के बाद बस 6 नंबर के लिए क्या पूरा प्लानिंग है वो रुकाया जाएगा? ये तो नहीं लग रहा है और इसलिए ये बोल रहा है कि अमित शाह जी वेस्ट बंगाल आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी जी के साथ 3 दिन बिता रहा है और यहां पर पश्चिम बंगाल से 6 और सांसद जुटाने का स्कोप भी है। अगर 2+2 करे तो 4 के नंबर तो आ ही रहा है। तो इसके मतलब जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल स्टेप लेने का कोशिश अभी भाजपा कर रहा है उसमें पूरा गेम पूरा इक्वेशन वो 6 नंबर में रुका है और वो 6 नंबर का की शुभेंदु अधिकारी जी के पास है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकते थे 4 तारीख के पहले कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अकेला छोड़ के उनके पूरा पार्टी अलग हो सकता है और वही ना होने वाला चीज हाँ करके दिखाया शुभेंदु अधिकारी जी। तो जिसने इतना बड़ा खेल दिखा सकता है उसने भी क्या यहां से 9 में से 6 सांसद को अलग नहीं कर सकता है? ये तो कोई नहीं मान रहा है
और इसलिए क्या इतना इंपॉर्टेंस दे के शुभेंदु अधिकारी जी को और बंगाल को अमित शाह जी आ गया है? पूरा इक्वेशन ये 3 दिन का सफर के ऊपर डिपेंड करेगा? ये लाखों रुपए का सवाल है। इसका जवाब शायद मानसून सत्र शुरू होने के पहले मिल जाएगा। लेकिन जैसे अमित शाह जी इतना इंपॉर्टेंट काम के बीच में सब कुछ छोड़ के बंगाल आ रहा है, वहां पर ये नंबर 6 सबसे ज्यादा चर्चे में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, सच में ये जो टफ इक्वेशन है बंगाल एक्सप्रेस के थ्रू भाजपा ये सॉल्व कर देंगे? और देश के फ्यूचर के लिए यहां का जो भाजपा का सपोर्टर है, वर्कर है, जो टीएमसी को ऐसे पार्टी में लेने के लिए या एनडीए में लेने के लिए गुस्सा दिखा रहा है, वो बाद में सब कुछ समझ जाएंगे। क्योंकि यहां पर गेम खेल रहे हैं अमित शाह जी और उसके सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हो रहा है शुभेंदु अधिकारी जी। अगर ये पूरा गेम प्लान को लेकर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।